जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 4-5 लेक्चर इसके ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें ऑलमोस्ट चैप्टर हमने क्या कर दिया है, कवर अप कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब दो टॉपिक बचे हैं, सबसे पहला कोरोजन, देन रेंसिडिटी, और इसको अब कवर अप करके हम जो है फिर सारे के सारे चैप्टर को ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर देखना तुम लोग किस तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगाते हो, बिल्कुल चुटकियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है बच्चा आज का कोरोजन्स। अब कोरोजन्स क्या होता है उसको अच्छे से समझना है। इसको पहले स्टार कर लेते हैं। स्टार इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन सा पेपर में आता है, कौन से एग्जाम यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस निकल के यहां से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में, इसलिए हमने इसको स्टार कर दिया। तो समझ लीजिए कोरोजन्स क्या है। कोरोजन समझने से पहले हम इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। तो इसका एग्जांपल आए सबसे पहले जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लग जाना। तो लोहे पे जंग लगना हम सब ने जो है नॉर्मली देखा है भाई कि जब क्या होता है, लोहे को हम जो है खुले में इस तरह से जैसे ग्रिल वगैरह होती है ना, या फिर लोहे की सीढ़ी होती है, या फिर कुछ भी चीज लोहे का होता है, अगर उसे बाहर रख दें तो उसमें क्या होता है, एयर और मॉइस्चर रिएक्ट कर जाता है और उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है बच्चा, है ना। दूसरी बात, हमने तांबे के बर्तन तो देखे होंगे, यानी कि कॉपर के बर्तन तो देखे होंगे, उनमें लोग क्या रखते हैं, पानी रखते हैं फिर पीते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, वो तांबे का जो होता है यानी कि वो कॉपर का जो बर्तन होता है उसमें भी क्या हो जाता है, कभी कभी हमें वो क्या दिखने लग जाती है, हमें वहां पर ब्लूइश और ग्रीनिश क्या दिखने लग जाती है, लेयर दिखने लग जाती है, यानी कि धब्बे धब्बे टाइप के उस पे दिखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब वहां पर भी वो एयर और मॉइस्चर क्या कर गया, उस मेटल के साथ रिएक्ट कर गया और उसने उस मेटल को खराब करना शुरू कर दिया, यानी कि उस मेटल को खाना शुरू कर दिया। तो यही चीज है, यानी कि वही चीज को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन्स बोलते हैं। कोरोजन्स का मतलब होता है मेटल का ईट अप करना, यानी कि मेटल को खाना। अब कौन खाता है, कौन खाता है, एयर खाती है और मॉइस्चर खाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोजन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है, ईट अप ऑफ मेटल, मेटल का ईट अप हो रहा है, ईट अप ऑफ मेटल बाय किसके द्वारा बच्चा, एयर एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर के द्वारा क्या हो रहा है, मेटल का ईट अप हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को कोरोजन्स बोला जाता है। दूसरी बात, अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशंस लिखें तो वो भी इसी तरह से है, सिंपल ऑक्सीडेशंस ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशंस ऑफ मेटल, यानी कि ऑक्सीडेशंस ऑफ मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चर, यानी कि वहां पर अगर वो ईट अप हो रहा है, वो रस्टिंग हो रहा है, यानी कि वहां पर जो कोरोजन्स हो रहा है, वो खराब जो मेटल हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, इस ऑक्सीडेशंस के द्वारा, यानी कि वहां पर क्या होता है बच्चों, मेटल का ऑक्सीडेशंस होता है। ठीक है, अभी समझेंगे कि किस तरह से मेटल का ऑक्सीडेशंस होता है। हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है बच्चा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग लगना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, यानी कि डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्रामेटिक मैकेनिज्म इसका समझ लेते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरह से यहां पर जो है रस्टिंग होता है आयरन में। तो मान लीजिए हम मार्केट से लाए बेटा एक नया क्या लेके आए, ग्रिल लेके आए, यानी कि लोहे का कुछ भी चीज लेके आए मार्केट से, नई लेके आया। तो वहां पर क्या था, वो लोहा था बिल्कुल प्योर। ठीक है, अब हमने उसका यूज करना शुरू करा, तो वहां पर क्या हुआ, यानी कि वो ओपन एयर में, यानी खुले आसमान के नीचे, वहां पर क्या हुआ, वो ओपन एयर में क्या होगा, एयर एंड मॉइस्चर वहां पर उसके साथ रिएक्ट कर गई। तो हम बोलेंगे यहां पर क्या रिएक्ट कर गई, एयर एंड मॉइस्चर में क्या होगा, H2O होगा, और यहां से ये जो है, ये आयरन जो था उसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ने उसके साथ रिएक्शंस करा और बन गया Fe2O3। क्या बन गया बच्चों, Fe2O3। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, यहां पर रस्ट, इसी फॉर्म को हम बोलते हैं रस्ट, है ना,
और डॉट XH2O यानी कि XH2O। तो यहां पर ये रस्ट हो गया यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो गया, खराब हो गया, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यही चीज होता है, यहां पर ये धीरे धीरे डिग्रेड होता है, धीरे धीरे खराब होने लग जाता है ये लोहा। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शंस है। डायग्राम तो हमने देख लिया, अब है रिएक्शंस मैकेनिज्म। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है बच्चों। तो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो Fe है वो रिएक्शंस करता है किसके साथ, एयर एंड मॉइस्चर यानी कि H+ आयन जहां पर होते हैं, और कन्वर्ट होता है FeO में यानी कि फेरस ऑक्साइड में। अब ये FeO क्या होता है बच्चों, फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर H2O के साथ। तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, Fe2 यानी कि एयर एंड मॉइस्चर के साथ ये रिएक्शंस करता है और कन्वर्ट होता है Fe2O3। इस तरह से ये कन्वर्ट होता है ना, फेरिक ऑक्साइड में। और फर्दर ये फेरिक ऑक्साइड क्या करता है बच्चा, Fe2O3 फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, XH2O के साथ, यानी कि X मोल ऑफ H2O यानी कि X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। X का मतलब है कि कितने भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O। तो यहां पर इसी फॉर्म को हम कहते हैं बच्चों रस्ट। ये है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का, ये पूरा का पूरा हमारे पास इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डायग्रामेटिक मैकेनिज्म, ये हो गया हमारे पास ये रिएक्शन मैकेनिज्म। इज इट क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इससे बचने के तरीके क्या है। प्रिवेंशन ऑफ यानी कि प्रिवेंशन यानी कि इसको प्रिवेंट किस तरह से करें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यानी कि कोरोजन को प्रिवेंट करना, या फिर रस्टिंग को प्रिवेंट करना, या फिर रस्टिंग को प्रिवेंट करना, किस तरह से प्रिवेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रस्टिंग को प्रिवेंट अगर करना है तो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है कि भाई हम उसमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर लें, उसमें ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें। जैसे कोई ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार वगैरह, गाड़ी वगैरह होते हैं, जैसे बाइक वगैरह होती है, स्कूटर वगैरह होते हैं, तो उसमें ग्रीसिंग की जाती है ना, उसमें ऑयलिंग की जाती है ताकि वो वहां पर जो लोहे की चीज है उन पे जंग ना लगे। तो हम इसको बोलते हैं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं बच्चों, और ग्रीसिंग कर सकते हैं ना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग यहां पर कर सकते हैं। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग कर दिया। दूसरी बात हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर जो है गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन, या फिर हम यहां पर पेंट कर सकते हैं। हम बोल देंगे पेंट कर दिया भाई, यानी कि जो लोहे की चीज है उस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो वहां पर फिर डायरेक्ट कंबाइन नहीं होगा ऑक्सीजन उसके साथ, है ना। और तीसरा हम क्या पढ़ सकते हैं, गैल्वेनाइजेशंस। गैल्वेनाइजेशंस का मतलब पता है तुम लोगों को, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा होगा, है ना, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले बचपन में तुमने यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या होता है, वहां पर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है। गैल्वेनाइजेशन मेनली किसको कहते हैं, जब आयरन का जो कोई भी चीज होती है लोहे की, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और किस तरह से जिंक की परत चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, स्पेशली गैल्वेनाइजेशन लोहे के लिए यूज होता है, आयरन के लिए यूज होता है। जब हम आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, यानी कि जब आयरन के ऊपर हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, तो तब उसको हम पर्टिकुलरली गैल्वेनाइजेशन कह रहे हैं, ना। यानी कि हम बोलेंगे जिंक लेयर ऑन आयरन सरफेस, आयरन सरफेस, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, फिर जो लोहे की चीज है उस पे जंग नहीं लगता बच्चों, ठीक है ना। जैसे अगर हमने देखी होगी, अब रेलिंग वगैरह, ग्रिल वगैरह ऐसे आती हैं जिन पे जंग नहीं लगता, तो वो जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनमें क्या है, वो गैल्वेनाइजेशन है, यानी कि वो लोहे के ऊपर क्या चढ़ा रखा है, जिंक की कोटिंग कर रखी है, परत चढ़ा रखी है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहां पर जो लास्ट टॉपिक निकल के आता है, वो लास्ट टॉपिक निकल के आता है बच्चा, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी बिल्कुल कोरोजन की तरह है। कोरोजन क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, पर यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है पर मेटल का नहीं,
फूड का, तो हम यहां पर सिंपली लिख देंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ फूड, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन, यानी कि जो खाना रखा रहता है रात में, अगर कोई खाना बच गया तो उसको जो है फ्रिज से हटा के कहीं अगर रख दो तो वो फिर खराब हो जाता है, वो उसमें जो खट्टी खट्टी स्मेल आने लग जाती है और बिल्कुल ये यानी कि वो सड़ सा जाता है, वो खराब हो जाता है, वो खाना बदबू छोड़ने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस खाने के साथ क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया और उसने ऑक्सीजन ने उस खाने को क्या कर दिया, खराब कर दिया, यानी कि उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ऐसे अगर हमें पता होगा कि बचपन में क्या होता है कि जब भाई बहनों के बीच में इस तरह से एक होता था, लड़ाई होती थी कि भाई खाने की चीजों से रिगार्डिंग, जैसे कुछ अभी ला गए पापा या मम्मी, कुछ भी कोई चीज ला गए यानी कुरकुरे ला गए, तो उस कुरकुरे को क्या होता, खाने से रिगार्डिंग क्या होता था, वो छुपा के रखते थे कि भाई क्या कि हमें जो कुरकुरा खाना है तो उसमें जो है हवा भरी होती है, और हवा जब भरी होती है तो उसे ये ना लगे किसी को कि वो ज्यादा है और उसकी हवा निकाल के जो है उसकी सारी हवा बाहर निकाल दें, ताकि वो ऐसा लगे कम और हम उसे इजीली कहीं छुपा सके, है ना। तो देखा क्या जाता था बच्चों वहां पर कि जैसे हमने उस कुरकुरे के थैले को फाड़ा, यानी कि चिप्स या फिर कुछ भी थैले को फाड़ा, तो वहां से सारी गैस बाहर निकली और वो फिर क्या हो गया, हमें इजीली हो गया छुपाने में तो इजीली हो गया, पर लेकिन कुछ समय बाद, यानी कि अगर जैसे रात को छुपाया और सुबह खाने की सोची तो देखा तो वो जो क्रंची था उसमें वो क्रंचीपन नहीं रह रखा, यानी कि वो सिल्ले सिल्ले हो गए, है ना, वो जो बिल्कुल इस तरह से हो गए, यानी कि सिल्ले सिल्ले हो गए, वो क्रंची उसमें जो नहीं रह रखा वो क्रंचीपन। तो इसका मतलब वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हुई और उस फूड का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो ये बात होती है कि भाई वहां पर जो है, वहां पर उस थैले के अंदर भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, और वो नाइट्रोजन गैस जब तक उस थैले के अंदर रहती है तो तब तक जो है ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे फाड़ के वो थैले से नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल दो तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और उसको वो खराब कर देती है, यानी कि उस फूड का वो ऑक्सीडेशन कर जाता है और वो फूड क्या हो जाता है बच्चों, खराब हो जाता है ना। तो यही है हमारे पास रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब अगर हम इससे प्रिवेंशन करें कि किस तरह से इसे प्रिवेंट करते हैं, यानी कि प्रिवेंट किस तरह से करें, तो जैसे अगर हम बात करते हैं अचार देखो बच्चों लंबे समय तक चलता रहता है, एक बार बना दिया 2-3 महीने चल रहा है, 4-5 महीने भी चल रहा है बहुत सारों का। तो इस तरह से अचार में क्या जो है, अचार जो है खराब क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें हमने ढेर सारा ऑयल डाला होता है, नमक भी डाला होता है। तो जो नमक और ऑयल होता है वो खाने को खराब नहीं होने देता, यानी कि वो वहां पर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो हम बोलेंगे प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि वहां पर ऑयल डाल दिया, यानी कि उसमें ऑयल डाल दिया या फिर हमने उसमें सॉल्ट डाल दिया बेटा, ठीक है, ताकि वहां से वो खाना हमारे पास प्रिवेंट रहे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि हम जो कुरकुरे के थैले जो होते हैं, जो मार्केट में कुछ भी चीजें खाने के लिए यानी कि फूड सप्लीमेंट आते हैं, उसके अंदर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इनर्ट गैस नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि ऑक्सीजन को फर्दर रिएक्ट नहीं करने देता। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस ऑन फूड सप्लीमेंट, ऑन पैकेट्स ऑफ फूड सप्लीमेंट, हम बोलेंगे पैकेट्स ऑफ फूड सप्लीमेंट, पैकेट्स ऑफ फूड सप्लीमेंट, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो है वो फूड सप्लीमेंट के पैकेट पे भरी हुई होती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन है, क्योंकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करने देता किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, इनर्ट नेचर की होती है। इनर्ट का मतलब कि वो नॉन रिएक्टिव होती है, वो रिएक्शन नहीं करने देती ऑक्सीजन को अपने आप में। तो इतना हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आप बिल्कुल एनसीईआरटी के उस फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो बिल्कुल चुटकियों में। तो देखना आपको हर एक क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत आसान और बहुत सरल लगेगा हमारे इस नोट्स को पढ़ के, ठीक है। तो कहीं भी क्वेश्चंस नहीं होगा तो ये तो कुछ हो गई। और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि आपसे कोई क्वेश्चंस वहां पर ना हो, अगर आपने नोट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। सारा कुछ इन्हीं नोट्स में बच्चा, मैं बार बार यही बोलता हूं कि नोट्स ही पढ़ना, और क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हो आप, है ना, पर नोट्स
इन्हीं को पढ़ना। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको करने के लिए। तो मैं बोल रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां पर कौन सा क्वेश्चंस निकल के आता है, यहां से क्वेश्चंस निकल के आता है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या निकल के आता है कि यहां पर एक बार ऑक्सीजन जुड़ रखा है, दूसरी बार भी ऑक्सीजन जुड़ रखा है, तो दो बार यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहां पर जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछी जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा बच्चों जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चंस कि जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो हम बोलेंगे 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है। इज इट क्लियर? आया समझ में? अब ये